Okay, so this was your test. In this test, there was stoichiometry, mole concept and Weissenberg theory. Weissenberg theory में shapes वगैरह ही डिस्कस करनी होती हैं हमने. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट वाज इजी. Chlorophyll, the green color matter of plants responsible for photosynthesis, contains 2.68% magnesium by weight. Calculate the magnesium atom in 2 ग्राम chlorophyll. क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन सब्सटेंस, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है. तो दे आर सेइंग कि 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल लेंगे तो उसमें कितना मैग्नीशियम होगा. क्लोरोफिल में जो मेटल आयन होता है वो मैग्नीशियम होता है. ठीक है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, बड़ी सी एंटिटी है, उसके सेंटर में पड़ा होता है मैग्नीशियम का आयन, और वो उस बड़ी सी एंटिटी की कैविटी में बड़ा होता है, अंदर उसकी कैविटी होती है, उस वहां पे बड़ा होता है मैग्नीशियम. ठीक है, क्लियर. तो आपके पास के बाद आपने क्या बताना है कि 2 ग्राम क्लोरोफिल लेंगे उसमें कितने मैग्नीशियम के एटम निकलेंगे, और परसेंटेज क्या है 2.68% बाय वेट. मींस 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम कितना 2.68 ग्राम. 2.68% का मतलब यही बनता है ना कि अगर 100 ग्राम लोगे तो that that will contain 2.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. ओके, इसका मतलब तो यही बना. अब आपने क्या करना है, 2 ग्राम क्लोरोफिल लेंगे तो उसमें कितने मैग्नीशियम के एटम होंगे, नहीं ये निकालना है. सबसे पहले आप ये देखो कि 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का वेट कितना होगा. 100 ग्राम क्लोरोफिल में अगर मैग्नीशियम 2.68 ग्राम है तो 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल विल हैव मैग्नीशियम कितना होगा उसमें 2.68 डिवाइड बाय 1000 इंटू 2. वही यूनिटरी मेथड लगा देना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके पास. ये 2.68 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस कम्स आउट टू 0.0536 ग्राम. कितने मैग्नीशियम है 2 ग्राम क्लोरोफिल लेने में, कितने मैग्नीशियम, कितना ग्राम मैग्नीशियम निकलता है उसमें 0.0536 ग्राम. तो अब इतने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने एटम होंगे वो निकाल लेंगे हम बस. और उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, मोल कंसेप्ट. एटॉमिक वेट कितना होता है 24 ग्राम. अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हैज एटम्स. कितने एटम्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट. 0.0536 ग्राम ऑफ 0.0536 मल्टीप्लाई बाय 6.022 डिवाइडेड बाय कितना बनता है ये 0.0536 मल्टीप्लाई बाय 6.022 divided by 24. This comes out to be 0.01345 into 10 raised to power 23 atoms. इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है. साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से लेफ्ट में 1 नॉन जीरो डिजिट होता है, तो डेसिमल को आपको यहाँ शिफ्ट करना है. तो इसको क्या लिखोगे 1.345 इंटू 10 raised to power 21 एटम्स. 10 की पावर 2 कम हो जाएगी. कितने एटम्स होंगे मैग्नीशियम के. ठीक है, so this is how this question has to do. Okay, now the next question number second. How many years would it take to spend Avogadro number of rupees at a rate of 10 lakh rupee per second. मान लो आपके पास Avogadro number of rupees आ जाए, बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है ये. ठीक, Avogadro number of rupees मतलब 6.022 into 10 raised to 23 रुपीज. ओके, इतने रुपीज आपको मिल गए हैं, मतलब यू आर द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. ओके, इनफैक्ट सभी की टोटल नेटवर्थ मिला दो उतनी आपकी अकेले की बन रही होगी, उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है. तो इतने रुपीज हैं आपके पास और आपने स्पेंड करना है एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज पर सेकेंड. मतलब इन 1 सेकेंड रुपी स्पेंट
कितने? 10 लाख। 10 लाख का मतलब क्या होता है? 10⁻6। 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। ठीक है, आपको ये भी बताना चाहिए। और 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁻6। ओके, 10 लाख मीन्स 10 के बाद 5 जीरो, ऐसे इसको बोलते हैं 10 लाख। ठीक। तो इतने रुपीज आप स्पेंड करने वाले हो 1 सेकंड में, मीन्स इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। 10⁻6 रुपीज स्पेंड इन 1 सेकेंड। तो 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज कितने में स्पेंड होंगे? 1/10⁻6 1.909 into 10 to the power 10. हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर तो सिर्फ हुआ है। सर फिर गए। सर दा टाइम भी पीछे है सर। ठीक है। चरण जो तेरे 2 अकाउंट खोले को है नहीं होने हो गया ना, एक तो पहले 2 खुल गई थी। जूम ऐप ही खराब है। यार एक बेसिस ऑफ नेक्स्ट चाइनीज मान पर उससे भी लाइक नहीं होता। यस टाइम टू डिस्कॉर्ड यूज कर ले वैसे चंगा। और से नमस्ते क्यों मुझे आप हले नहीं सही नहीं है, ये देखी सी सिस्को भी ठीक है, ब्लू जींस भी यूज कर सकते हैं। फोन किया सर नो कोई फायदा नहीं है वैसे। एक ने मैसेज किया सर आपके अग्रवाल आके तो मैसेज किया ही होए। सर ने रोस्ट कर रहे हैं। एक कैरी में नट्टी है। अग्रवाल डिलीट कर दो, सर ने गुस्सा करना है। करता डिलीट। बड़ा जादूगर है जो मंत्र दा।
सर ਨੂੰ फोन करके देखी क्लीन ਕੀਤਾ किसी ने सर ने आई कहना मेरा फोन तुझे को मेरे पे है। लगता बत्ती गई सर्वर। पता नहीं 1 मिनट रुक जा फोन करके देख दिया सर द वाईफाई लैग कर सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर सर कॉपी कर कहने दो मैं फोन दोबारा करता हूँ करता दो सर आ गए। बेटा वेट, वही मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई है। लेट मी क्लेम होस्ट। कौन सा क्वेश्चन आपने सुन लिया था? कौन सा सेकंड क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन हो गया सेकंड क्वेश्चन हो गया है ना? ओके वेट, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी ये क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हो गया ना? हो गया था सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में था कि 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस अगर लेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले हमने मोल कंसेप्ट लगा के ये निकाल लेना है कि 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस अगर लेंगे उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो मोल कंसेप्ट लगा के नाइट्रोजन का आपको पता है एटॉमिक मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 28 ग्राम। तो मोल कंसेप्ट लगा के हमने ये पता कर लिया कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में अगर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, तो 1.4 ग्राम में कितने होंगे, ये रहे। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें पता है नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम है और एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 है। एटॉमिक नंबर 7 होने का मतलब प्रोटॉन 7, और जब प्रोटॉन 7 हो तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी 7 ही होंगे उसमें। ठीक। तो इट मीन्स यहाँ से क्या बात निकल के आती है कि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हैज इलेक्ट्रॉन कितने, 14। और 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस में निकालने ना कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है टोटल। तो 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये रहे। और इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पता लगाना है। 1 मॉलिक्यूल में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कैलकुलेट करो, दैट विल बी योर आंसर। ये कैलकुलेशन अब आपने करनी है खुद। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन। कैफीन किस में होती है, टी में कैफीन होती है। ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे हम मान लो सुस्ती बढ़ रही है, नींद आ रही है, कॉफी में भी होती है। सुस्ती बढ़ रही है, नींद आ रही है, हम क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारी थोड़ी नींद उड़ जाती है, क्योंकि ये थोड़ा हमें एक्टिव कर देता है, ये हमारे न्यूरॉन ट्रांसमिशन को फास्ट कर देता है। ठीक है। बस थोड़ा सा हमें एनहांस मिलता है कैफीन से। तो कैफीन के एक मॉलिक्यूल का ग्राम में वेट निकालना है आपने। ठीक है। कैफीन का मोलर वेट कितना है, मोलर वेट पहले वो निकाल लें। मोलर वेट निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला से निकलता है। फॉर्मूला कितना है, 8 कार्बन है उसमें, 10 हाइड्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। 8 कार्बन, कार्बन का वेट कितना होता है, 12। 10 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। 4 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14। 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो इसको कैलकुलेट करना है। ये 96 प्लस 10 प्लस ये कितना आता है, 56 56 प्लस 32। इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, 194 194 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर वेट। मोलर वेट को आप ग्राम
मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल का कितना वेट होता है। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन कितने एटम होते हैं, कितने मॉलिक्यूल या एटम होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो मॉलिक्यूल से बना है कि एटम से। इट मींस 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैफीन। कैफीन के इतने मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है, 194 ग्राम अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट। तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है, 94 194 बाय डिवाइड बाय 194 को 6.022 से डिवाइड कर दो और 10⁻23 ऊपर आ जाएगा, 10⁻23 ऊपर आकर 10⁻23 हो जाएगा। इस रेशियो को कैलकुलेट करो, दैट इज योर आंसर। इतने ग्राम है उसका वेट, एक सर जी मॉलिक्यूल का इधर वेट। ਆਪਾਂ फ्रैक्शन ਛੱਡ दीजिए फिर। नहीं, कैलकुलेशन जरूरी है। फ्रैक्शन जैसे अप्रोक्सीमेट निकाल दो, 1.94 को 6 से डिवाइड कर देना, 6.022 से ना कर, 6 से तो कर। कितना बना, 3 18। मतलब अब मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए तुम लोग अब मेरे को बोल रहे हो कि हाँ भी सर हम भी ऐसे छोड़ देंगे अब। नहीं नहीं मैं टेस्ट ही वजह छੱਡੀ है ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ठीक है, वैसे करना चाहिए, हमें पूरा कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये आपके पास आ गया 32.3 ग्राम, 32.3 इंटू 10⁻⁻23, मतलब 3.23 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। इतने ग्राम है एक मॉलिक्यूल का वेट कैफीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन वाज एडेड टू 2.2 ग्राम ऑफ कमर्शियल सैंपल ऑफ कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। मतलब आपने क्या किया था, 9.0 आपने आंसर नहीं सीधा बता देना, रुक जा मेरे को समझाने दे। आपने क्या किया, आप वही आप मान लो आप किसी सॉल्ट की इंडस्ट्री में हो, आपने सॉल्ट का 2.2 ग्राम सैंपल लिया, ठीक है, और उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर में, ठीक। ये सैंपल में ही है आपका, 2.2 ग्राम सैंपल लिया। द मास ऑफ ड्राइड प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज 2.11 ग्राम। आपको पता है NaCl जब भी AgNO3 से रिएक्ट करता है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ AgCl प्लस NaNO3, और जो AgCl बनता है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है, ठीक है। और हमें पता है स्टोइकियोमेट्री में रिलेशन क्या चलते हैं, बाय मोल रिलेशन चलते हैं। इसके एक मोल की वजह से AgCl कितना बनता है, एक मोल, 1 ठीक। ओके, यहाँ पे लिखा है कि जब NaCl 2.2 ग्राम लिया, जो सर आपने आता 6वां कमर्शियल सैंपल। क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 है ये, 6 नहीं तो ये वाला है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50 है जी। तो कोई नहीं, 5 हो चाहे 6 हो, डिस्कस तो करना ही है। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या हुआ, 1 मोल ऑफ NaCl का वेट कितना है, 1, मतलब 1 मोल ऑफ NaCl की वजह से AgCl कितना बनेगा, 1 मोल। आपने NaCl का सैंपल लिया था 2.2 ग्राम, ग्राम में है, यहाँ पे मोल में वेट आ रहा है। पहले मोल में रिलेशन निकाल लें। NaCl के एक मोल का वेट कितना होता है, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, तो ये होता है 58.5 ग्राम। NaCl का 58.5 ग्राम लेने पे कितना AgCl बनेगा, 1 मोल। 1 मोल मतलब Ag का कितना होता है, सॉरी 1 मोल मतलब Ag का होता है हमारे पास 108 ग्राम, एंड क्लोरीन का होता है 35.5। तो कितना बन गया आपके पास, ये बन गया 143.5 ग्राम। मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आती है कि अगर आप 58.5 ग्राम ऑफ NaCl लो तो उसकी वजह से AgCl कितना बनना चाहिए था, 1.435 ग्राम, या उल्टा 143.5 ग्राम ऑफ AgCl बनाने के लिए कितना NaCl चाहिए होता है, 58.5 ग्राम। ऐसे भी बोल सकते हैं 143.5 ग्राम ऑफ AgCl रिक्वायर्ड NaCl। कितना NaCl लगेगा उसके लिए, 58.5 ग्राम। और आपने आपका AgCl कितना बना है, 2.11 ग्राम। तो 2.11 ग्राम ऑफ AgCl के लिए कितना NaCl चाहिए होता है, देखिए जरा। by 43.5 into 2.11 कितना आया ये, सर मेरा 0.860 आया। 0.825 860। हाँ जी। इतने ग्राम NaCl चाहिए होता है 2.11 ग्राम AgCl बनाने में।
बट आपने कितना डाला था, आपने डाला था 2.2 ग्राम डाला था, उसकी वजह से इतना AgCl बना है। मतलब जो 2.2 ग्राम NaCl है उसमें 100% NaCl है ही नहीं, वो नकली नमक पकड़ा गया, आपको बेवकूफ बना गया जो देके गया। 2.2 ग्राम NaCl जो है उसमें सिर्फ इतना ही नमक है, बाकी सारा इम्प्योरिटी है। इट मीन्स जो आपने NaCl का सैंपल लिया है वो इम्प्योर सैंपल है। उसकी परसेंटेज प्योरिटी तो बतानी है हमने, उन्होंने लिखा ना कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलेगी, परसेंटेज प्योरिटी उसमें एक्चुअल में कितना NaCl है 0.860 डिवाइडेड बाय टोटल वेट उसका कितना लिया आपका सैंपल का आपने 2.2 ग्राम 0.2 into 100 इंटू 100, तो क्या बन गया इसका, इसकी परसेंटेज कितनी, 39.08 09 equal परसेंट। इतने परसेंट सैंपल है, मतलब अगर आप ऐसे सैंपल का 100 ग्राम लोगे तो उसमें 39.08 ग्राम NaCl मिलेगा आपको बस, बाकी सारा इम्प्योरिटी वो आपके काम का नहीं है। अगर आपको NaCl चाहिए मीन्स NaCl ही चाहिए ना, ये थोड़ी ना कुछ भी डाल दो NaCl की बजाय। तो उसकी परसेंटेज प्योरिटी इतनी है, तो उसको पैसे भी इस अकॉर्डिंग ही देने हैं कि भाई हम तू नमक तो इस अकॉर्डिंग दे के गया, तो पैसे भी इसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, अ सैंपल ऑफ डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या होता है, एक मिनरल होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और क्ले होती है। क्ले मतलब मिट्टी, मतलब उसकी रिएक्शन नहीं होगी। कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 30% स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 10 ग्राम ऑफ सैंपल। तो 30% सल्फ्यूरिक, आपके पास एक सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है, उसकी परसेंटेज कितनी है 30%। ओके, इसका कितना मास लगेगा इन ऑर्डर टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 10 ग्राम ऑफ द सैंपल। जो डोलोमाइट है उसके 10 ग्राम के साथ रिएक्ट करने के लिए इस 30% H2SO4 वाले सोल्यूशन का कितना मास लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ नहीं करना, हमने पहले स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या रिलेशन चलता है। पहले हम ये देखें कि 10 ग्राम ऑफ डोलोमाइट में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है, परसेंटेज कितनी है 45%। तो 45% के अकॉर्डिंग 10 ग्राम में कितना डोलोमाइट होगा 4.5 ग्राम, 4.5 और 40% के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना होगा 4 ग्राम, 4 ग्राम। ठीक है, और बाकी जो 1.5 ग्राम है वो क्या है, वो क्ले है, वो तो रिएक्ट करने नहीं वाली। ठीक है, तो रिएक्शन किस किस के बीच में होगा, कैल्शियम का कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के बीच में होगा। ठीक है, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का होगा विद सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसका रिएक्शन लिख लो। हमें पता है कार्बोनेट प्लस एसिड इज गोइंग टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यू नीड टू बैलेंस इट, बैलेंस्ड ही है ऑलरेडी, ये बैलेंस्ड ही है। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल के आया कंक्लूजन कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना H2SO4 लगता है 1 मोल। स्टोइकियोमेट्री आपको बाय मोल रिलेशन बताती है। ठीक है, तो 1 मोल के लिए 1 मोल लगा, बट आपको बाय मास रिलेशन चाहिए, क्योंकि आपको ये देखना है कि 4.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना H2SO4 चाहिए। ठीक है, तो बाय मास रिलेशन निकाल लो। H2SO4 का मोलर मास होता है 98 ग्राम और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100 ग्राम। मेरे को याद है, वैसे ही बाई चांस अभी दिमाग में स्ट्राइक कर गया, नहीं तो आप सिंपली जैसे निकालते हो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, 3 ऑक्सीजन है क्योंकि, तो 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना सल्फ्यूरिक एसिड लगता है 98 ग्राम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना H2SO4 लगता है 98 ग्राम। तो आपके पास H2SO4 है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है कितना 4.5 ग्राम। तो 4.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना H2SO4 लगेगा 98 डिवाइड बाय 100 इंटू 4.5। इसको सॉल्व करने में देखते हैं क्या आता है, कितना आता है 4.41 ग्राम। इतने H2SO4 लगेगा। जो डोलोमाइट में 4.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है उसके लिए H2SO4 कितना लगेगा वो निकाल लिया आपने। अब डोलोमाइट में 4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, उसके लिए कितना H2SO4 लगेगा ये भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए भी सेम स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग चल पड़ेंगे हम। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री की इक्वेशन क्या है, मैग्नीशियम
carbonate plus H2SO4 is going to give, beta am I audible? ठीक है. Yes, हाँ sir. जी. There is formation of magnesium sulfate plus H2O plus कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ भी रिलेशन वही है, 1 मोल के लिए 1 मोल H2SO4 लगेगा. मैग्नीशियम कार्बोनेट का 1 मोल का वेट कितना होता है? मैग्नीशियम का 24, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 है तो 48. ये बन गया 74, 84, 84. 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए कितना H2SO4 लगेगा? 98 ग्राम. ठीक है, 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट रिक्वायर H2SO4 कितना? 98 ग्राम. तो 4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना डोलोमाइट के सैंपल में, तो उसमें कितना लगेगा? 98 डिवाइड बाय 84 इंटू 4. ये इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आता है? 4.67. 4.67 ग्राम. तो H2SO4 डोलोमाइट में जो आपके पास 4.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है उसके लिए H2SO4 लगना है 4.41 ग्राम, और डोलोमाइट में जो 4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसके लिए आपके पास H2SO4 लगना है 4.67 ग्राम. तो टोटल H2SO4 कितना लगना है? टोटल H2SO4 4.41 प्लस 4.67, मतलब इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए 9.08 ग्राम. इतने ग्राम ऑफ H2SO4 चाहिए आपको. बट अभी और दिक्कत है. क्या दिक्कत है? आपको H2SO4 डायरेक्ट सॉलिड नहीं फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा. और सॉल्यूशन फॉर्म जो है वो कैसी है? 30%. 30% का मतलब क्या होता है कि अगर 100 ग्राम ऑफ सच सॉल्यूशन टेकन तो उसमें 30 ग्राम आपको H2SO4 मिलेगा. 30% स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि अगर आप 100 ग्राम लेते हो ऐसे सॉल्यूशन का, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना मिलेगा? 30 ग्राम. ठीक है, तो मतलब 100 ग्राम ऑफ, या ऐसे लिख लो, 30 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन सॉल्यूशन 100 ग्राम. अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो 30 ग्राम H2SO4 मिलता है. ठीक है, कहां से इंटरप्रेट किया? अपने आप से नहीं किया, फ्रॉम परसेंटेज. परसेंटेज ने ये आपको बता के दिया है. ठीक, तो 9.08 ग्राम ऑफ H2SO4 कितने में मिलेगा? 100 डिवाइड बाय 30 इंटू 9.08. तो दिस कम्स आउट टू बी 100 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 9.08. दिस कम्स आउट टू बी 30.267 ग्राम. मतलब जो आपके पास सॉल्यूशन पड़ा है उस सॉल्यूशन का 30.267 ग्राम लोगे. जो 30% सॉल्यूशन आपके पास पड़ा है उसका अगर आप 30.267 ग्राम लोगे, उसमें इतना H2SO4 होगा जो कि 10 ग्राम ऑफ डोलोमाइट वाले सैंपल को न्यूट्रलाइज कर देगा कंप्लीटली, मतलब रिएक्ट कर जाएगा उसके साथ कंप्लीट. दैट्स इट. ओके, तो वैसे करना है इसको, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके देखना है आपने क्वेश्चन को. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये वेसेपर थ्योरी का क्वेश्चन था, ये भी वैसे सिंपल ही था. क्वेश्चन नंबर 7. ऑन द बेसिस ऑफ वेसेपर थ्योरी प्रेडिक्ट द शेप ऑफ फॉलोइंग. इन सभी की आपने शेप प्रेडिक्ट करनी है. बट शेप प्रेडिक्ट करने से पहले आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है. लुईस डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर हैं वो जब पता लगेगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो ClF3 में क्लोरीन के अराउंड जो हैं देयर विल बी 2 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर. ये होती है ClF3, क्योंकि ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया ClF3 का. सिमिलरली BrF5 का क्या बनेगा? एक लोन पेयर होगा इसके अराउंड और इसके अराउंड 5 बॉन्ड पेयर होंगे जो फ्लोरीन के साथ बनने हैं. ये अभी मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बस. सेकेंड थर्ड का NH2 का, NH2 नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव है मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आपने ये मान के चलना है कि वो सेंट्रल वाले एटम को मिलेगा. तो नाइट्रोजन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक एक्स्ट्रा मिल गया, 6 हो गए. ठीक है, 6 में से 2 बॉन्डिंग में जाएंगे हाइड्रोजन के साथ, बाकी 4 जो हैं वो 2 लोन पेयर की तरह पड़े होंगे.
तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे अब 2 लोन पेयर हैं और 2 साइड से वो हाइड्रोजन से जुड़ा है और इसके ऊपर ऑन दी होल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और लास्ट ये थर्ड था, ये फोर्थ। अभी लूज डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं सभी के। हाइड्रोनियम आयन, अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो ये तो भी यही मान के चलना है कि सेंटर वाले का 1 इलेक्ट्रॉन गया है। तो ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? वैलेंस 6। ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट उसका अगर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कितने रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट? वो रह जाएंगे 5। ऑक्सीजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैं। 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके हाइड्रोजन के साथ यूज अप हो जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लोन पेयर की तरह पड़े होंगे। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज द लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब देख लो बस, अब आपने क्या करना है, इनके अकॉर्डिंग शेप डिसाइड कर लेनी है। कैसे शेप डिसाइड करते हैं? जैसे अब ClF3 की अगर बात करें, ClF3, तो ClF3 में क्या हुआ, क्लोरीन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 5। 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो ज्योमेट्री कौन सी होती है? पी शेप। ट्रायगोनल, ट्रायगोनल बाया पिरामिडल। पहले ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, शेप की नहीं बात कर रही मैंने सीधा। 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो उस टाइम जो शेप होती है, उस टाइम जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायगोनल बाया पिरामिडल होती है। और ट्रायगोनल बाया पिरामिडल में जो आपके पास जब 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं तो शेप कौन सी बनती है? देन एट दैट टाइम यू गेट टी शेप। टी शेप कैसे? ये रहा एक लोन पेयर, ये रहा दूसरा लोन पेयर, ये रहा फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो और इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टी शेप। ओके, क्लियर? तो आपके पास ये पहले वाले की शेप आ गई। दूसरे वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? ये BF5। BF5 में आपको पता लग चुका है, बी BrF5 सॉरी, आपको पता लग चुका है कि ब्रोमीन पे एक लोन पेयर है, बाकी 5 बॉन्ड पेयर हैं क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो एक लोन पेयर प्लस 5 बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री कौन सी बनी है इसकी? ऑक्टाहेड्रल। क्यों? क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज्योमेट्री कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में आगे शेप कौन सी बनेगी? वो अकॉर्डिंग टू 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर बनेगी। तो कौन सी शेप बन गई आपके पास? 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर वाली कौन सी शेप होती है? इट इज कॉल्ड एज दी स्क्वायर प्लेनर। और दिखने में कैसी होती है वो? ब्रोमीन, और ये रहा आपका लोन पेयर। इसको स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर नहीं, स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। कैसी दिखती है ये स्क्वायर है और ये इसकी वजह से ये पिरामिडल अपेयर होगा ऐसे। क्लियर? सो दिस इज द शेप ऑफ BrF5। ठीक है, और ClF3 की भी शेप हमने प्रिडिक्ट कर ली। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है? NH2 नेगेटिव। नेक्स्ट इज NH2 नेगेटिव और बाद में हाइड्रोनियम आयन है। NH2 नेगेटिव में हमें पता लग गया है कि नाइट्रोजन के अराउंड 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो इसमें जो ज्योमेट्री है जिससे ये शेप ड्राइव होनी है, तो 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं टोटल। ठीक है, तो ज्योमेट्री 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। ओके, और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर के लिए शेप कौन सी बन जाती है? बेंट। कैसी दिखेगी ये शेप? ओवरऑल नेगेटिव चार्ज भी है इसके ऊपर, बेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन में इसमें क्या था? आपको पता लग गया था टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो ऑक्सीजन के अराउंड है वो है 4। ठीक है, ये रही ना आपके पास, वेट करो, ये रहा आपके पास ऑक्सीजन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। तो कौन सा बन गया आपके पास? ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल। ठीक है, तो आपके पास जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल ही होगी इसकी भी। ठीक है, बट एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर के केस में क्या होता है आपके पास इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी हो जाएगी।
क्लियर। और ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है जब आपके पास एक लोन पे 3 बॉन्ड पे हो? इट इज कॉल्ड एज दी पिरामिड। पिरामिडल। तो हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर क्या है? पिरामिडल। ओके, सो दैट्स इट विद द टेस्ट। ये आपका टेस्ट है जो हुआ था, डिस्कस्ड। चेक हो गया।